नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर। खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के साथ। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर। पहले शो की 4 बड़ी खबरें। किशोर अजवाणी के साथ देखेंगे सीबीआई पर दबाव डालने के आरोप में गृह सचिव अनिल गोस्वामी की छुट्टी। शारदा घोटाले में गिरफ्तार पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह को बचाने का केस। ब्रजेश कुमार सिंह आपको बताएंगे दिल्ली में चुनाव से पहले आखिरी रैली में चुनावी सर्वे पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला। ज्यादातर सर्वे में केजरीवाल को बहुमत। आशीष कुमार सिंह बताएंगे चुनाव प्रचार के मैदान में राहुल गांधी ने साधा मोदी के सूट पर निशाना। जयंती नटराजन के आरोपों का भी दिया जवाब। और पंकज झा के साथ देखेंगे कभी सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी कनपटी पर पिस्तौल तान लेने वाले गंगाचरण राजपूत अब बीजेपी में शामिल हुए। आगे देखिए आज की सबसे बड़ी खबर। केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी को सरकार ने हटा दिया है। गोस्वामी पर शारदा घोटाले में फंसे पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह की गिरफ्तारी रोकने के लिए दबाव बनाने का आरोप था। मोदी सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी का कार्यकाल समय से पहले खत्म कर दिया। इस हफ्ते वो विदेश सचिव सुजाता सिंह के बाद दूसरे बड़े अधिकारी हैं जिन्हें मोदी सरकार ने पद से हटाया है। आरोप है कि गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने सीबीआई को फोन कर पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह की गिरफ्तारी रोकने को कहा था। अनिल गोस्वामी ने सीबीआई के अधिकारियों को फोन करने की बात स्वीकारी भी है। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने मामले की जानकारी के लिए फोन किया था, न कि दबाव बनाने के लिए। नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री रहे मतंग सिंह का नाम पश्चिम बंगाल के शारदा घोटाले में आया था। शनिवार को सीबीआई ने उन्हें कोलकाता से गिरफ्तार किया था। अनिल गोस्वामी जम्मू कश्मीर कैडर के पहले आईएएस अधिकारी थे जो गृह सचिव के पद तक पहुंचे थे। उनका कार्यकाल इस साल 30 जून को खत्म होना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली की चुनावी रैली में चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों पर उठाए सवाल और दावा किया कि दिल्ली में बनेगी बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार। कुछ बाजारू लोग सर्वे घोषित करते थे, सर्वे, और 50 सीटें दे दी थी। पिछले बार का जब अखबार वगैरह निकलिए मिल जाएगा सारा। 50 सीटें घोषित कर दी थी। जब नतीजा आया नंबर 1 पर भी नहीं पहुंच पाए थे, नंबर 1 पर भी। मुझे ये इस बात को लेकर बड़ी तकलीफ है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज भी अपने आप को बीजेपी के प्रधानमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से इस बात की उम्मीद नहीं की जाती कि वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, जब आप जीत रहे होते हैं तब चीजें बाजारू नहीं होती, लेकिन जब आप हार रहे हैं आज बुरी तरीके तो आपको चीजें बाजारू नजर आने लगती हैं। दिल्ली चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। आपको मिले चंदे पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा, ईमानदारी का दावा करने वालों का खुल गया कच्चा चिट्ठा। पूरे लोकसभा के चुनाव में जो खुद चुनाव नहीं जीत पाते हैं उनको प्रधानमंत्री पेश करने के लिए दिन रात यहां दिल्ली में से कोशिशें होती हैं। जो खुद चुनाव जीत नहीं पाते हैं उनको कहां से कहां बिठाने के लिए कुछ लोग दिन रात कोशिश कर रहे हैं। झूठे भ्रम, वादे, अपप्रचार ये कभी जनता के गले नहीं उतरते। और जो अपने आप को नेक दिल बताते थे, ईमानदार बताते थे, किस प्रकार के लोग हैं, बातें कैसी करते और कारनामे कैसे करते। बीजेपी ने चंदा विवाद को लेकर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर किया है तीखा हमला। कहा, क्यों लिया डमी कंपनियों से 2 करोड़ रुपए चंदा। कंपनी फिक्टिशियस है। कंपनी के डायरेक्टर एक नहीं 30-35 कंपनी में डायरेक्टर है, डमी कंपनी। नंबर 3, कंपनी जो एड्रेस देती है वहां पर कंपनी नहीं पाई जाती है। नंबर 4, कंपनी के डायरेक्टर हेम प्रकाश हो या बाकी हो, वो जो अपना एड्रेस देते हैं वो उस एड्रेस पर नहीं बताए जाते। और ये कंपनी जिसका कोई व्यापार नहीं है, ये कंपनी जिसका कोई प्रॉफिट नहीं है, ये कंपनी जिसका कोई टर्नओवर नहीं है। ये 4 सवाल हैं केजरीवाल जी, तो आपसे पूछा जा रहा है, इसके जवाब दीजिए। बीजेपी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को उन मापदंडों पर खुद खरा उतरना चाहिए जो वो खुद अपने लिए तय करते रहे हैं। चंदे को लेकर आप पर आरोप लगाने वाली आवाम खुद एक नए विवाद में फंस गई है। आवाम ने जिन लोगों पर आरोप लगाए थे उसमें से एक महिला जसकीरत मान अब सामने आई है और उनका दावा है कि आवाम ने जो उसके चेक दिखाए हैं वो फर्जी हैं।
आवाम ने इन चेक्स को सार्वजनिक करते हुए दावा किया था कि आपके समर्थक कनाडा के नागरिकों से गैर कानूनी तरीके से चंदा लेते हैं और उस चंदे में से 20% कमीशन काटकर बाकी पैसा आपके फंड में जमा कर देते हैं। आवाम ने जिस मान परिवार का जिक्र किया है, उस परिवार की जसकीरत मान खबर देखने के बाद सामने आई है और उनका दावा है कि आवाम ने उनके नाम के जिस चेक को दिखाया है वो फर्जी है। पहली बात तो ये ब्लैक मनी का वर्ड भी यूज मत किया जाए, क्योंकि कुछ भी ब्लैक मनी नहीं है। और जो चेक्स की वो बातें कर रहे हैं, वो मैं कल से एक्सप्लेन करने की यही कोशिश कर रही हूँ कि वो सारी के सारी फेक चेक्स है। जसकीरत मान ने ये माना है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को चंदा दिया है, लेकिन उसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि वो खुद भारतीय नागरिक हैं और उन्होंने कानूनी तरीके से चंदा दिया है। ज्यादातर चुनावी सर्वेक्षण में आम आदमी पार्टी के जीत के आसार नजर आने के साथ ही बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी के उपाध्यक्ष प्रभात झा ने अरविंद केजरीवाल को राजनीति का नटवरलाल कहा है। झूठ पर आधारित आप और उसका झूठों का बादशाह अरविंद केजरीवाल, मैं अरविंद केजरीवाल को नटवरलाल कहता हूं, सीधे सीधे राजनीति का नटवरलाल केजरीवाल। बीजेपी में नई आई शाजिया इल्मी भी कुछ महीनों पहले तक अपने सबसे बड़े नेता रहे केजरीवाल को घोटालेबाज बता रही हैं। हम अरविंद केजरीवाल से कहेंगे, तू इधर उधर की बात न कर, तू बता कि कारवां क्यों लुटा, ये सवाल पूछा जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। जो पार्टी अपने को ईमानदार बताती थी, उसी की ईमानदारी पर इतना बड़ा कलंक लग रहा है और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जवाब देते नहीं बन रहा, शहादत का दर्जा मिले, अरे मेरे साथ ये हो रहा है, मैं मजबूर, मुझे जेल भेज दो, मुझे फांसी लटका दो। ये इसमें भी हीरोगिरी, यानी गड़बड़ घोटाला भी करोगे और उसमें भी हीरो बनोगे। हर बात में हीरो ही बनना है तुमको। चंदा विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने फिर दी वित्त मंत्री अरुण जेटली को चुनौती, कहा हिम्मत हो तो गिरफ्तार करके दिखाएं। हवाला तो वो ट्रांजैक्शन होती है जो बैंकिंग के बाहर की होती है। हवाला का पैसा चेक से कब लिया जाने लगा? अगर हमने कोई गड़बड़ की होती अपनी वेबसाइट पे खुद ही क्यों डालते? सारी एजेंसीज आपके अंडर में है, इनकम टैक्स है, ईडी है, फलाना है, ढिमका है। 4 मिनट नहीं लगते आपको चेकिंग करने में। कल मुझे बड़ा दुख हुआ, देश के फाइनेंस मिनिस्टर टीवी पे आके कहते हैं ये लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं। मैं आप सब लोगों के जरिए चुनौती देता हूँ देश के फाइनेंस मिनिस्टर को कि अगर मैंने एक पैसे की गड़बड़ की है, अब भी इसी वक्त मुझे गिरफ्तार करो अगर मैंने एक भी पैसे की गड़बड़ की है। और मैं किरण जी को कहना चाहता हूँ, मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो कि मैंने गड़बड़ की है, मैं बेईमान हूँ। किरण जी, आपके साथ 3 साल तक मैंने काम किया है। चंदा विवाद को लेकर किरण बेदी ने अब अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। किरण बेदी ने कहा कि मीडिया में बने रहने के लिए अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी की चुनौती दे रहे हैं। आपके पास सिवाय झूठ के और कुछ भी नहीं देने को है और झूठ के कोई पैर नहीं होते, इसलिए आपने देखा हर चीज से वो भागते रहे, आज भी भाग रहे हैं। अब आर्थिक आरोपों से लेके और भागते हुए कह रहे हैं मुझे पकड़ लो, अब मैं भाग रहा हूँ, मुझे पकड़ लो। और जब पकड़ो जाओगे कहेंगे देखो मुझे पकड़ लिया, गलत पकड़ लिया। तो ये उनकी आदत है, इसलिए मेरे लिए कोई आश्चर्य नहीं है। मैं इनको बहुत पुराना जानती हूँ, इसीलिए मैंने इनका साथ तुरंत उसी वक्त छोड़ दिया था जब ये लोकपाल कानून से भी भाग गए थे। किरण बेदी इससे पहले अरविंद केजरीवाल पर सीधे हमले करने से बच रही थी, लेकिन चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली है। दिल्ली के कृष्णा नगर में रोड शो करते वक्त भावुक हो गई किरण बेदी। कहा, जनता के प्यार का शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब कृष्णा नगर में रोड शो के दौरान किरण बेदी की आंखों से आंसू छलक आए। पत्रकारों ने जब इसकी वजह जाननी चाहिए तो उन्होंने कहा कि वो जनता का प्यार देखकर भावुक हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, जिस तरीके का प्यार मिल रहा है मेरे पास शब्द नहीं है इनका धन्यवाद करने का। अब मैं इनको प्यार दूंगी, ये सरकार प्यार देने वाली आएगी जो जनता को प्यार देगी। बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी कृष्णा नगर से ही चुनाव लड़ रही हैं। यहां उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के AK बग्गा और कांग्रेस के बंसीलाल से है। किरण बेदी के चुनाव क्षेत्र कृष्णा नगर में आम आदमी पार्टी ने तेज किया चुनाव प्रचार। आम आदमी पार्टी ने तमाम बड़ी महिला नेताओं को उतारा चुनाव प्रचार में। आम आदमी पार्टी की महिला शक्ति आज किरण बेदी के चुनाव क्षेत्र कृष्णा नगर में सड़कों पर उतर पड़ी। अभिनेत्री गुल पनाग ने बाइक पर रैली निकाली तो देश की दूसरी महिला IPS रही कंचन चौधरी ने भी सड़क पर उतरकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार SK बग्गा के समर्थन में प्रचार किया। मुझे लगता है कि ये पार्टी का अंतर दिखाई देगा सबसे पहले, क्योंकि ये पार्टी
आम आदमी आम औरत के लिए ही खड़ी हुई है। तो इस पार्टी का जो डेडिकेशन है वो मैच कहीं और होगा नहीं। चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा गया कि आप उम्मीदवार एसके बग्गा कृष्णा नगर के ही रहने वाले हैं और वो स्थानीय मुद्दों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, जबकि किरण बेदी को पैराशूट से उतारा गया है। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान लगातार जारी। इस बीच 2 चैनलों के सर्वे ने बीजेपी को थोड़ी राहत दी है। देखिए अगली खबर में। दिल्ली चुनाव में कौन जीतेगा, इसे लेकर आज फिर 2 चैनलों ने सर्वे किया। इन दोनों सर्वे में बीजेपी को बढ़त है। इंडिया टीवी सी वोटर के ताजा सर्वे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी नजर आ रही है। इंडिया टीवी सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक दिल्ली की 70 सीटों में बीजेपी को 36, आम आदमी पार्टी को 31, कांग्रेस को 2 और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान है। एक और न्यूज चैनल न्यूज नेशन ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई है। न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 31 से 35, आम आदमी पार्टी को 30 से 34, कांग्रेस को 3 से 5 और अन्य को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। कल दिल्ली चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। वोटिंग 7 फरवरी को, नतीजे 10 फरवरी को आने। दिल्ली के जहांगीरपुरी की चुनावी सभा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर बोला बड़ा हमला। कहा बात मेक इन इंडिया की करते हैं लेकिन सूट पहनते हैं विदेशी। दिल्ली चुनाव में अपनी आखिरी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने न सिर्फ लोगों को कांग्रेस के 15 साल के शासन की याद दिलाई, बल्कि भूमि अधिग्रहण से लेकर कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा। लेकिन राहुल के भाषण में सबसे खास रहा मेक इन इंडिया वाला बयान, जिसमें उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी के सूट पर ही सवाल दाग दिया। 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, अखबार के लोग कहते हैं वो भी मेक इन इंडिया नहीं है, वो भी मेक इन यूके है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस सूट का जिक्र कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री ने ओबामा से मुलाकात के दौरान 25 जनवरी को पहना था। एक ब्रिटिश अखबार ने इस सूट की कीमत तकरीबन 9,27,000 की लगाई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंती नटराजन के आरोपों पर राहुल गांधी ने दिया जवाब। कहा हाँ मैंने दी थी गरीबों, आदिवासियों और पर्यावरण का ख्याल रखने की हिदायत। कुछ दिन पहले मैंने मोदी जी के बारे में मीटिंग में कहा, अगले दिन जयंती नटराजन जी को खड़ा कर दिया। और मैं यहां से कहना चाहता हूं कि गरीबों की लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई में लड़ा हूं और मैंने जयंती नटराजन से कहा है कि एनवायरमेंट की देखभाल करनी है, आदिवासियों की देखभाल करनी है, गरीबों की देखभाल करनी है। और मैं यहां से कह रहा हूं, जब तक मुझ में दम होगा, जब तक मुझ में सांस होगी, मैं झोपड़ी वालों के लिए लड़ूंगा, गरीब लोगों के लिए लड़ूंगा, कमजोर लोगों के लिए लड़ूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। जयंती नटराजन ने यह आरोप लगाया था कि जब वो यूपीए सरकार में पर्यावरण मंत्री थी तो उन्हें राहुल गांधी के कहने पर कई औद्योगिक प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा था, लेकिन बाद में मंजूरी में देरी के लिए उन्हें दोषी ठहरा दिया गया। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। राहुल गांधी ने जहांगीरपुरी और पुरानी दिल्ली में रोड शो करके पार्टी के लिए वोट मांगे। खुली गाड़ी में सवार कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जब पुरानी दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में रोड शो करने पहुंचे तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। रोड शो के दौरान राहुल गांधी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। इस रोड शो में उनके साथ कांग्रेस नेता अजय माकन, अरविंदर सिंह लवली और हारून यूसुफ भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने जहांगीरपुरी में भी रोड शो किया। यहाँ भी रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। बड़ा सवाल यह है कि क्या ये भीड़ कांग्रेस का बेड़ा पार कर पाएगी। राहुल गांधी ने जहांगीरपुरी में रैली भी की। दिल्ली चुनाव में राहुल की ये आखिरी रैली थी। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मिलकर जाहिर किया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ का शक। आयोग ने ऐसी आशंकाओं को किया खारिज। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की टीम आज चुनाव आयोग से मिली और दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ का शक जाहिर किया। पीटीआई के मुताबिक आयोग ने उन्हें बताया कि ईवीएम की 3 कंट्रोल यूनिट्स और 4 मतदान यूनिट्स के ताले शायद धुलाई के दौरान टूट गए थे। इन सभी यूनिट्स को बदल दिया गया है। आयोग ने यह भी साफ किया कि इन यूनिट्स में मैकेनिकल खराबी थी। आयोग से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने माना कि उनकी आशंकाएं अब दूर हो गई हैं। केजरीवाल ने कल आरोप लगाया था कि दिल्ली कैंट में जांच के दौरान 4 ईवीएम मशीनों में गड़बड़ियों का पता चला था। केजरीवाल का आरोप था कि इन मशीनों में कोई भी बटन दबाने पर बीजेपी के निशान वाली लाइट ही जल रही थी। बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में पूर्वोत्तर के लोगों को इमिग्रेंट्स कहने पर असम में भड़का लोगों को गुस्सा, असम के गुवाहाटी में फूका
पीएम का पुतला। गुवाहाटी में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ये लोग कृषक मुक्ति संग्राम समिति के कार्यकर्ता हैं। ये सभी दिल्ली बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में उत्तर पूर्व के भारतीय नागरिकों को इमिग्रेंट्स यानी दूसरे देश से आए लोग कहे जाने पर भड़के हुए हैं। इन्होंने बीजेपी पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी का पुतला भी फूका। बीजेपी ने दिल्ली का जो विजन डॉक्यूमेंट में हम लोग को इमिग्रेंट बना दिया, हम लोग को विदेशी अनुप्रवेशकारी बना दिया। इसीलिए इसका खिलाफ हम लोग का ये धरना प्रदर्शन है। सिर्फ कृषक मुक्ति संग्राम समिति ही नहीं बल्कि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन समेत कई संगठनों ने पूरे असम में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। दिल्ली चुनाव के लिए जारी बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में हुई गलती के लिए बीजेपी ने मांगी माफी, कहा अनजाने में हुई टाइपिंग की गलती। जो हमारे दिल्ली का विजन डॉक्यूमेंट आया था उसमें इनएडवर्टेंट मिस्टेक, अनचाही भूल और टाइपिंग भूल के कारण इमिग्रेंट शब्द का प्रयोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में हो गया था। इसका पार्टी को बहुत ही खेद है। अगर आप इसी को देखें तो अंग्रेजी में हेडिंग टाइपिंग भूल थी, लेकिन उसके नीचे में नॉर्थ ईस्टर्न माइग्रेंट्स की बात कही गई है, स्टूडेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न ओरिजिन की बात कही गई उसी के नीचे में। बीजेपी ने यह दावा भी किया कि वो पूर्वोत्तर के लोगों की लड़ाई लड़ती रही है, इसलिए पूर्वोत्तर के लोगों के सम्मान को ठेस पहुंचाने का सवाल ही नहीं उठता। कभी सोनिया गांधी के लिए अपनी कनपटी पर पिस्तौल तान लेने वाले गंगाचरण राजपूत अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये हैं गंगाचरण राजपूत। 2004 में इन्होंने सोनिया को पीएम बनाने के लिए जान की बाजी लगा दी थी। उन्होंने अपनी कनपटी पर पिस्तौल तक तान ली थी। कभी सोनिया भक्त रहे राजपूत अब बीजेपी में आ गए हैं। वैसे तो दल बदलने में माहिर हैं। फिलहाल वो बीएसपी से बीजेपी में आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वो 1996 और 1998 में बीजेपी के टिकट पर यूपी के हमीरपुर से सांसद रह चुके हैं, लेकिन इसके बाद वो दल बदल कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। राजपूत का बुंदेलखंड में प्रभाव माना जाता है, इसीलिए बीजेपी ने अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया है। मध्य प्रदेश में नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में बीजेपी का दबदबा कायम है। नगर निगम की 4 और नगर परिषद की 5 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। चारों नगर निगम में बीजेपी की जीत हुई है। भोपाल में बीजेपी के आलोक शर्मा, इंदौर में मालिनी गौड़, जबलपुर में स्वाति गोडबोले और छिंदवाड़ा में कांता सदारंग ने महापौर पद पर जीतकर अपना परचम लहराया है। प्रदेश में हुए 5 नगर परिषद के चुनाव में बीजेपी 3 पर जीती तो कांग्रेस ने 2 पर कब्जा जमाया है। पटेरा, बड़ौनी और छापीखेड़ा में बीजेपी तो शमशाबाद और बनखेड़ी में कांग्रेस के उम्मीदवार जीते। बाकी की 2 जगह पर नगर परिषद के अध्यक्षों को वापस बुलाने के लिए चुनाव हुए थे, जहां पर एक पर अध्यक्ष जीता तो दूसरे पर उसे वापस बुलाने के लिए जनता जीत गई है। स्थानीय निकायों के पहले दौर के चुनाव में जिन 9 नगर निगम के लिए चुनाव हुए थे वहां के सभी महापौर के पद बीजेपी के पास है। कांग्रेस को इन चुनाव में निश्चित ही बड़ा झटका लगा है। एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी को जो कहना है वो उनको कहने दिया जाए, ये कहा है आरएसएस के बड़े नेता भैयाजी जोशी ने। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से शिवसेना जोर शोर से असदुद्दीन ओवैसी का विरोध कर रही है, क्योंकि ओवैसी शिवसेना और बीजेपी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में आरएसएस के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने अहम बयान दिया है। उनका कहना है कि ओवैसी को महाराष्ट्र में आने दिया जाए और उन्हें जो कहना है वो कहने दिया जाए। ओवैसी आरएसएस के गढ़ नागपुर में रैली करने वाले हैं। देश में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जा सकता है। वो यहाँ आ रहे हैं, लोग उनकी सुनेंगे बात, उनको अच्छा लगेगा तो स्वीकार करेंगे। उनका कहना है कि नागपुर में हम आरएसएस को चैलेंज देने आ रहे हैं। नहीं, संघ को कोई चैलेंज देना है तो देंगे, उसके बाद देखेंगे। चैलेंज देने तो दो, बाद में देखेंगे। ओवैसी का गढ़ हैदराबाद और उसके आसपास है, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों की शिरकत वाला कॉमेडी शो एआईबी ने यूट्यूब से हटा दिया है। इस शो में अश्लील टिप्पणियों को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक पार्टियों ने इसका भारी विरोध किया था।
एआईबी के कॉमेडी शो में बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां करण जौहर, अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह और दर्शकों में आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा और दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी हीरोइनें थी। इस शो में इनका अश्लील भाषा में मजाक उड़ाया जा रहा था और इनको कोई एतराज नहीं था, लेकिन उसके यूट्यूब पर अपलोड होते ही इसका राज ठाकरे की पार्टी मनसे और एनसीपी ने कड़ा विरोध किया था और शो को बंद करने की मांग की थी। यूट्यूब से हटाए जाने के बाद एआईबी ने इस पर बयान दिया है, हमें किसी ने भी वीडियो हटाने के लिए मजबूर नहीं किया। जो लोग हमें फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि हम हमेशा यूट्यूब और कॉमेडी शो के जरिए नए प्रयोग करते रहते हैं। किसी के प्रति हमारी दुर्भावना नहीं है, हम किसी को आहत करना नहीं चाहते, हम प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे हैं। ये शो मुंबई में वर्ली के एक स्टेडियम में हुआ था, जहां करीब 4000 लोगों ने 4000 रुपए की टिकट खरीद कर इसे देखा था। लेकिन विवाद खड़ा होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इसकी परमिशन को लेकर जांच के आदेश दिए थे। बर्दवान ब्लास्ट केस में एनआईए ने एक और आरोपी मुफज्जल उर्फ लादेन को पकड़ा है। आतंकियों को आर्थिक मदद देने का आरोप। एनआईए की गिरफ्त में आया मुफज्जल हर्क उर्फ लादेन नाम का यही वो शख्स है जिस पर मुर्शिदाबाद में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के लिए आतंकियों की भर्ती करने का आरोप है। मुफज्जल उर्फ लादेन को बांग्लादेश के मोकिम नगर से पकड़ा गया है। एनआईए के मुताबिक लादेन बर्दवान ब्लास्ट के मुख्य आरोपी शेख रहमतुल्लाह का करीबी सहयोगी है और ये बांग्लादेश के आतंकी संगठन जीएमबी को पैसे की भी जुगाड़ करता था। पिछले साल 2 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के बर्दवान में घर में हुए विस्फोट में 2 लोगों के मारे जाने के बाद भारत में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश की गतिविधियों का खुलासा हुआ था, जिसके बाद से अब तक इस संगठन से जुड़े 17 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने जॉर्डन के अगवा पायलट को जिंदा जलाने का वीडियो जारी किया। ओबामा ने फिर कहा इस्लामिक स्टेट को खत्म करेंगे। जॉर्डन के सरकारी टेलीविजन ने इस बात की पुष्टि की है कि इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने जिस पायलट को पिछले साल दिसंबर में बंधक बनाया था उसकी हत्या कर दी गई है। आईएस ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें लोहे के पिंजरे में बंद पायलट मोइज अल कसास बेह को जिंदा जलाते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद जॉर्डन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अलकायदा से जुड़े 2 आतंकियों को ओमान में फांसी पर लटका दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी कहा है कि ये आईएस की विचारधारा के दिवालियेपन को दिखाता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने भी जॉर्डन के पायलट की हत्या की निंदा की है। आईएस ने इससे पहले जापानी पत्रकार कैंजी गोटो के सिर कलम करने का वीडियो जारी किया था। ताइवान की राजधानी ताइपे में पुल से टकराकर नदी में गिरा विमान, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। कार के डैशबोर्ड कैमरे में रिकॉर्ड हुई इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए कैसे पुल से टकराने के बाद ट्रांस एशिया का ये विमान कीलुंग नदी में क्रैश हो गया। ये दुर्घटना राजधानी ताइपे के बीचों बीच हुई है। हादसे के वक्त विमान में 2 पायलट और 3 क्रू मेंबर समेत कुल 58 लोग सवार थे, जिनमें से कई लोगों के मारे जाने की खबर है। घटना के फौरन बाद नदी में डूब रहे विमान से कई लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया है। बताया जा रहा है कि इस विमान ने ताइपे के चोंगशान हवाई अड्डे से किनमैन द्वीप के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन टेक ऑफ के फौरन बाद ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिलहाल विमान के क्रैश होने की वजहों की जांच जारी है। पिछले साल भी ताइवान में ट्रांस एशिया का विमान क्रैश हुआ था, जिसमें 48 लोगों की मौत हो गई थी। इस बुलेटिन में इतना ही। इन 3 खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। गृह सचिव अनिल गोस्वामी की छुट्टी, दिल्ली में चुनाव प्रचार का कल आखिरी दिन और बीजेपी कल फिर पूछेगी केजरीवाल से 5 सवाल।